3 साल पहले बंबई के सैटेलाइट टाउन मुमरा से एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। उस पर इल्ज़ाम है कि वो जैसे ही पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया, पुलिस उसके घर पे पहुंची और उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की कि तुझे पाकिस्तान किसने भेजा। तब तक उसे एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है, पुलिस वाले पूछते हैं ये किसका फ़ोन है। वो कहता है ये फ़ोन उस आदमी का है जिसने मुझे पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा है। पुलिस वाले कहते हैं कि उसको बुलाओ यहाँ पर, उसको प्यार से बुलाओ, उसे पता मत लगने दो हम यहाँ पर हैं, उसे आ जाने दो। जब वो आ जाता है तो वो लोग उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने वाले सीनियर इंस्पेक्टर को वो कहता है मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस कमिश्नर का आदमी हूँ, जाओ कमिश्नर से बात करो। पुलिस ऑफिसर उसी वक्त कमिश्नर को फ़ोन लगाता है और इस बात का इत्मीनान करता है कि ये आदमी जिसने एक मासूम लड़के को ट्रेनिंग के लिए भेजा है वो कमिश्नर का आदमी। उसको छोड़ दिया जाता है, इस लड़के को जेल में भेज दिया जाता है। 3 साल वो जेल में रहता है। 23 नवंबर को स्टार टीवी ने लाल किले पे किए गए हमला करने वाले एक दहशतगर्द का एक खत शाया किया। खत में वो लिखता है कि मैं कई सालों से हिंदुस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता था। हमारे काम करने का तरीका ये होता था कि मुझे किसी एक मुस्लिम इलाके में भेज दिया जाता था। मुझे कहा जाता था कि किसी मस्जिद के पास घर ले लो। मस्जिद के पास घर लेने के बाद मुझे कहा जाता था नमाज पढ़ना शुरू करो और मुस्लिम नौजवानों से दोस्ती करो। मुस्लिम नौजवानों से दोस्ती करने के बाद उनको मैं जिहाद के लिए उकसाता था, कुछ लोगों को तरबियत के लिए भेजता था। जब वो वापस आते तो उनको गिरफ्तार करवा देता था। ये एजेंसीज मुझे इनाम देती थी। यह एक दूसरी प्रोफाइल। जब वो खुद गिरफ्तार हुआ, उसे रेड फोर्ट अटैक में गिरफ्तार किया गया, तब उसने ये बात को जाहिर की जब उसके सामने बचने का कोई मौका नहीं था। ये तीसरी प्रोफाइल है। एक प्रोफाइल ये है जिसे मेहमान मुजाहिदीन कहा जाता है, जो पाकिस्तानी होते हैं या किसी और मुल्क से आते हैं हिंदुस्तान में कुछ दहशतगर्दी कार्रवाई करने के लिए। इसी लाल किले केस में और एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसको बताया जा रहा था कि यह पाकिस्तान का रहने वाला है। उसने अपने केस के दौरान जब उसके दिफा का मौका आया तो दिफा के मौके के दौरान उसने बताया कि मुझे इस रॉ के ऑफिसर ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बुलाया, एक काम है जो तुम्हें करना है, जिसके लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। मैं कई सालों से हिंदुस्तान का एजेंट बनके पाकिस्तान में काम करता था। मैं यहां पर आया, मैं उसके घर में उसकी मां से भाड़ा लिखा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना के उसके घर में रहता था। ये वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। अदालत उस रॉ के ऑफिसर को बुलाती है अदालत में, उसकी गवाही शुरू होती है। गवाही के दौरान जज उससे पूछता है तुम क्या काम करते हो, तो वो जज को कहता है आपको ये सवाल मुझे करने का हक नहीं है, मैं कोई कॉन्फिडेंशियल काम करता हूं कैबिनेट सेक्रेटरिएट में। ये दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरिएट एक यूफेमिज्म है इंटेलिजेंस एजेंसी के में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो काम करते हैं उनके लिए। वो अपना कैबिनेट सेक्रेटरिएट का आइडेंटिटी कार्ड अदालत के सामने पेश कर देता है। वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी पेश होता है और वो मान लेता है कि मैंने भाड़े पर नहीं दिया मेरा घर, मैं तो बाहर था, मेरी मां ने दे दिया। ये दहशतगर्दी की चौथी प्रोफाइल है। और एक कांस्टेंट प्रोफाइल है, बहुत कॉमन प्रोफाइल है, जो आप 1989 से देखते हुए आ रहे हैं। चंद लोग, ये दहशतगर्दी की चौथी प्रोफाइल है। और एक कांस्टेंट प्रोफाइल है, बहुत कॉमन प्रोफाइल है, जो आप 1989 से देखते हुए आ रहे हैं। चंद लोग, चंद नौजवान एक जगह पहुंचते हैं, वहां दूसरे नौजवानों की एक टीम आती है। मंशा यह है कि हम इस वक्त उनको हथियार देंगे, और ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आती है, उनको गिरफ्तार करती है और वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो छठा प्रोफाइल है, बार बार जो गिरफ्तार होता है वो ये है। जलीस अंसारी इस तरीके से गिरफ्तार होता है, कई लोग इस तरीके से गिरफ्तार होते हैं। 1997 बम ब्लास्ट केस के सभी लोग गिरफ्तार होते हैं इसी तरीके से। और जब भी हथियारों का सिलसिला होता है तो इसी तरीके से लोग गिरफ्तार होते हैं। मराठवाड़ा में जो लोग गिरफ्तार हुए औरंगाबाद आर्म्स केस में, उनके भी गिरफ्तारी का ये तरीका यही है कि वो हथियार आ रहा था, हम हथियार लेने गए, हमें पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर। ये बार बार का तरीका, ये एक तरीका नहीं, पैटर्न बन चुका है। और जो हथियार देने वाला होता है वो कभी गिरफ्तार नहीं होता।
हरेन पांड्या का गुजरात में केस देख लीजिए, जो मौलाना सेंटर है कॉन्स्पिरेसी का, जिसके बहुत करीबी रवाबित है नरेंद्र मोदी से, वो गिरफ्तार नहीं होता है, बाकी सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। बाकी सब लोग जिस जगह से गिरफ्तार होते हैं वो भी उसी जगह मौजूद होता है, लेकिन गिरफ्तारी से चंद सेकंड्स पहले वो वहां से चला जाता। आज तक गवर्नमेंट उसे ढूंढ रही है, बाकी सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्या ये दहशतगर्दी है? क्या ये दहशतगर्द है? 1964 में मीर मंजिल साजिश केस जब पहली बार बेनकाब हुआ और पहली बार हिंदुस्तान ने यह दावा किया कि उसने दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई को नाकाम किया है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के किसी खित्ते में, तब जिस मेजर जनरल बी.आर. दत्ता ने यह साजिश को बेनकाब किया, उसने अपनी किताब वेपन ऑफ वॉर एंड प्रेस्क्रिप्शन फॉर पीस में लिखा है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म का बेहतरीन तरीका यह है कि आप हथियार इम्प्लांट खुद करो, हीस्ट क्रिएट करो और उसके इर्द गिर्द लोगों को गिरफ्तार करो। ओपन सीक्रेट्स, मलय कृष्णधर, जॉइंट डायरेक्टर आईबी, अपनी किताब में लिखता है कि 1984 के बाद जब हमने देखा कि अफगानिस्तान और बर्रे सगीर की हालत बिगड़ रहे हैं, हमने ये भाप लिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी हो सकता है कि मिलिटेंसी की तरफ रुजू करें। यह सिलसिला चलते रहा। यह सिलसिला कोई नया नहीं था। यह सिलसिला दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती हैं। इस तरीके के मेथड को कहा जाता है पैलिएटिव मेथड। आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जानते हैं। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में जैसे आयन कट्स आयन की बात कही जाती है, वैसे ही काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में कहा जाता है द बेस्ट वे टू फाइट टेररिज्म इज टू क्रिएट योर ओन टेररिस्ट, देन टू नैप देम एंड देन टू किल देम। तो ये वो दहशतगर्द हैं जो मराठा